हेलो, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं। तो टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर फर्स्ट इन क्लास 6 हिस्ट्री, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर फर्स्ट, इतिहास के चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो क्या है क्या, तो क्या से मीन्स ये हुआ कि जैसे इन्होंने केस स्टडी दिया हमें कि रसीदा वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सी सॉ ए स्मॉल हेडलाइन 100 years ago, she wondered how anyone could know what had happened so many years ago। तो उसमें पढ़ा कि 100 साल पहले ऐसा हुआ था। तो वो ये सोच करके बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि किसी को ये कैसे पता चल सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। तो ये जब उसके मन में क्वेश्चन आया तो आपके मन में भी आएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ 2000 साल पहले 2000 years ago दिस इंसिडेंट हैपन, कि 2000 साल पहले ये काम हुआ था। तो जैसे ही मैं कहूँगा 2000 साल पहले ये हुआ तो आपके मन में भी जिज्ञासा आएगी, ये क्वेश्चन अराइज करेगा आपके मन में कि कैसे पता चला कि ये काम हुआ था या ये कोइंसिडेंस उस समय हुआ, कैसे जानकारी मिलेगी। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे मूलतः वो यही डिस्कस करेंगे कि कोई कोइंसिडेंस जो है उस समय कैसे हुआ, उसके होने के पीछे क्या क्या कारण रहे और उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसी को कहते हैं हिस्ट्री। तो ये कहते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की वैल्यू क्या है, एंड वाई विल वी स्टडी द हिस्ट्री, और हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए, हमें इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द हिस्ट्री, या व्हाट इज़ द रिलेवेंसी ऑफ हिस्ट्री इन नाउडेज या टुडे। तो आज भी, इन दिनों भी इतिहास का क्या तर्क संगति है, क्या तार्किकता है कि हम उसे पढ़ें, एंड हाउ टू हेल्प हिम, और ये हमारी किस प्रकार से सहायता करेगी। तो हिस्ट्री इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी इनटू द पास्ट। ये कहते हैं इतिहास क्या है कि हमारा जो बीता हुआ समय है उसी का सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ना, उसको समझना, यही है इतिहास। ठीक है, एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर लिव्स, देयर एक्शन, बिलीव्स एंड एंडेवर्स अक्रॉस वेरियस एरास। तो ये कह रहे हैं इतिहास क्या है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग काल में किस तरह से रहते थे, क्या क्या काम किए, किस तरह से, क्या उनकी मान्यताएँ थी, क्या उनके रिचुअल्स थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जब सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो इसी दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री टेल अस व्हाट पीपल इन द पास्ट डिड फॉर ए लिविंग, व्हाट वाज देयर कल्चर, विच बैटल्स दे फॉट एंड हाउ किंगडम एंड एम्पायर्स रोज एंड फॉल। ये कह रहे हैं इतिहास क्या है, यह हिस्ट्री क्या है, क्या बताती है। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि जो हमारा बीता हुआ समय है या जो हमारा पास्ट है उसमें जीवन कैसा था, लोगों का जीवन स्तर क्या था, लिवलीहुड क्या था, ठीक है, उनका कल्चर क्या था, उन्होंने कब कौन सा युद्ध लड़ा, कोई एम्पायर, कोई साम्राज्य, कोई किंगडम कैसे उत्पन्न हुआ या कैसे बना, और क्या कारण रहे उसके डिक्लिनेशन के पीछे, क्या कारण रहे उसके पतन के पीछे। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे किससे, इतिहास से। इसके फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, इसके अलावा एंड brief record all past fact and event in the sequence which they occur. Prehistory is the study of that period in the past for which there are no written record. ये कहते हैं प्री हिस्ट्री क्या है, देखो हिस्ट्री तो वो है द टाइम पीरियड फ्रॉम विच वी हैव ए रिटन रिकॉर्ड। हिस्ट्री वो है जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य है। लिखित साक्ष्य मीन्स हमें जिसके बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ, कुछ न कुछ हमें ऐसा मिला है जिसको हम पढ़ सकते हैं। प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री वो समय है इतिहास का जिसके बारे में हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ पास्ट
देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो समय है ये जिसका हमारे पास कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है। दिस टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू द टाइम पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री कौन सा टाइम पीरियड है? तो ये टाइम पीरियड है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का। ये एक इंटरमीडिएट पीरियड है जिसमें लोग कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास कर रहे होंगे, सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। ये वो टाइम पीरियड है। ठीक है, एंड वाई स्टडी, इतिहास हमें पढ़ना क्यों चाहिए? तो इसके हमें कुछ फ़ायदे हैं, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो क्या क्या फ़ायदे हैं? तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट एज इट enables us to understand how the human race evolved and progressed over a period of time। ये हमें ये बताती है किस प्रकार से एक मनुष्य या अन्य कोई जाति, अन्य अदर कोई स्पीशीज किस प्रकार से उत्पन्न हुई और किस प्रकार से इसमें क्या क्या चेंजेज हुए उस इनिशियल स्टेज से और आज की वर्तमान स्टेज तक पहुँचने में क्या क्या चेंजेज हुए। ठीक है, या हम ये कहें किस प्रकार से एक हंटर गैदरर केव ड्वेलर्स ग्रो अप टू ए मॉडर्न मैन। एक संग्राहक, शिकारी, गुफाओं में रहने वाला मनुष्य आज के वर्तमान आधुनिक मानव तक किस प्रकार से पहुंचा। व्हाट आर द चेंजेज अकर्स इन दिस पीरियड। इस पूरे समय काल में केव ड्वेलर से मॉडर्न मैन तक के पहुँचने में क्या क्या परिवर्तन हुए। दी ऑल फैक्ट आर स्टडी अंडर द हिस्ट्री। ठीक है, ये सारे जो चेंजेज, ये सारे जो परिवर्तन हुए, इन सबको हम किसके अंदर पढ़ेंगे? तो हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे, इसी के अंदर समझेंगे। तो इतिहास क्या बताता है हमें? तो इट टेल अस हाउ ह्यूमन डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड वेरियस थिंग्स एंड हाउ दे प्रोग्रेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम लिविंग इन केव टू लैंडिंग ऑन द मून। तो ये बताता है कि इतिहास पढ़ने से सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि मनुष्य ने इतनी सारी खोजें कैसे की, कैसे डिस्कवरी हुई और क्या क्या परिवर्तन हुए, कि मनुष्य ने क्या क्या विकास किया, कहाँ से कहाँ तक। तो केव ड्वेलर्स टू द लैंडिंग ऑन द मून, गुफाओं से निकलने से लेकर के और चंद्रमा पर पदार्पण तक, चंद्रमा पर पहुँचने तक। एंड इट टेल अस ऑफ द लिव्स, कल्चर एंड लिवलीहुड ऑफ पीपल इन द पास्ट। What they ate, what they wrote, or the language they spoke, the religion they followed। इसके अलावा ये हमें और क्या बताता? तो ये बताता है कि वो जो मनुष्य था, प्रारंभिक मनुष्य था, उसका जीवन कैसा था, उसका कल्चर कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनके क्या रिचुअल्स थे, क्या भाषा थी, कैसे बोलते थे, क्या लिखते थे, स्क्रिप्ट थी नहीं थी, इन सब के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? दे ऑल फैक्ट नो अबाउट फ्रॉम द हिस्ट्री। ये सारे फैक्ट हमें कहाँ से जानने को मिलेंगे? हिस्ट्री जानने को मिलेंगे। एंड टेल अस हाउ पीपल एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर ऑन द लैंड एंड वाटर विदाउट मैप और मॉडर्न नेविगेशन। किस प्रकार से मनुष्य जो है हज़ारों किलोमीटर की यात्रा बिना किसी नक्शे के, बिना किसी नेविगेशन सिस्टम के, किस प्रकार से वो इतनी दूर की यात्राएँ तय करता है। एंड ऑल्सो हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट एंड हेल्प अस नॉट टू रिपीट देम एंड टेक बेटर डिसीजन। इसके अलावा इतिहास का जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो ये है कि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियाँ की, क्या मिस्टेक्स उन्होंने की, और उनसे हम ये सीख सकते हैं कि हम उन गलतियों को अपने जीवन में दोबारा वापस से उन्हें दोहराएं नहीं। मीन्स हम ऐसे निर्णय न लें जिनकी वजह से हमारी वो सभ्यताएँ या हमारे पूर्वज जिनको नुकसान का सामना उठाना पड़ा, ऐसी गलतियां हम वापस से अपने जीवन में न दोहराएं। मीन्स हिस्ट्री हेल्प टू टेक बेटर डिसीजन इन प्रेजेंट। तो इतिहास जो है वर्तमान में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, एंड टू सम इट अप हिस्ट्री टेल अस हाउ वी केम टू बी इन अवर प्रेजेंट। और हमें इतिहास से यही पता चलता है किस प्रकार से उस समय से और आज जो हमारा वर्तमान है यहाँ तक पहुँचने में हमने क्या क्या परिवर्तन हुए और हम किस प्रकार से
पहुँचे। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, आवर सोसाइटी एंड आवर सराउंडिंग बेटर। तो ये हमें अपने आप को समझने में, हमारे समाज को समझने में, हमारे चारों तरफ की सोसाइटी को समझने में, इन सबको समझने में भी हेल्प करती है। एंड नोइंग आवर पास्ट एनेबल अस टू फेस एंड शेप आवर फ्यूचर विद मोर विजडम एंड इंसाइट। तो ये कह रहे हैं कि हम किस प्रकार से, हमारा भविष्य कैसा होगा, तो ये भी हम इतिहास से सीख करके अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है। एंड हेरोडोटस इज ए ग्रीक हिस्टोरियन फ्रॉम 5th century BC इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये कह रहे हैं कि एक ग्रीक इतिहासकार है हेरोडोटस, जो कि 5 ईसा पूर्व में हैं। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। एंड हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्ट्री, किसी भी जगह की भौगोलिक दशा, भौगोलिक स्थिति जो है किस प्रकार है, हाउ टू इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। तो ज्योग्राफी जो है, भौगोलिक दशा जो है वो किस प्रकार से किसी जगह के इतिहास को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो देखिए, द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए रीजन कैन ग्रेजुअली शेप द लिव्स ऑफ पीपल, या द ज्योग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया हैव मोर इफेक्ट, या हैव मोर इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द ह्यूमन ऑन दैट एरिया। तो किसी भी जगह की ज्योग्राफी जो है वहाँ के मनुष्य के जीवन को बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित करती है। जैसे मैंने कभी कभी आपको उदाहरण दिया होगा कि अगर हम देखें कि हम डेक्कन प्लेटू रीजन देखें तो वहाँ का जो ऑक्यूपेशन होगा वो ज्योग्राफी डिसाइड करेगी। जैसे हम राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के, हम वेस्टर्न राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान को अगर देखें तो ईस्टर्न राजस्थान का जो लैंड है अरावली के इस तरफ का, वो फर्टाइल है। तो यहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। जबकि अगर वहीं हम वेस्टर्न राजस्थान का देखें तो वेस्टर्न राजस्थान जो है, जो अरावली का क्षेत्र है उधर का, वहाँ क्या है, अरावली और पत्थर होने की वजह से मेन जो सोर्स है वो है मिनरल। जो उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो है मिनरल है। तो वहाँ ज़्यादातर कैसी इंडस्ट्री है, मिनरल इंडस्ट्री। मिनरल इंडस्ट्री है तो वहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, बिजनेस एंड जॉब। एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योग्राफी वहाँ की इसको परमिट नहीं कर रही है। ठीक है। जैसे हम डेक्कन प्लेटू रीजन में देखें, डेक्कन प्लेटू रीजन या साउथ की बात करें, हम कहते हैं वहाँ के लोग बिजनेस माइंड हैं। क्यों है, इसलिए है क्योंकि वहाँ जो है पूरा प्लेटू रीजन जो है किसका बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। वो भी कैसी रॉक से, इग्नियस रॉक से। तो इग्नियस रॉक जो है वो भी कैसी है, उबड़ खाबड़ है। तो ऐसी जगह पे खेती करना आसान नहीं। बट इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने, दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल। यहाँ पे मिनरल के बहुत अच्छे स्रोत हैं, मिनरल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो क्या होगा, इंडस्ट्री होगी। और जब इंडस्ट्री होगी, बिजनेस होगा, तो लोगों का दिमाग भी कैसा होगा, बिजनेस माइंड होंगे। ठीक है। वो जॉब क्रिएटर होंगे, जॉब सीकर नहीं होंगे। मतलब वो नौकरी देने वाले लोग होंगे, नौकरी देने वाले लोग कम मिलेंगे। ठीक है। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, अगर उत्तर प्रदेश को आप सही से देखेंगे तो क्या होता है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पूरा का पूरा जो लैंड है, दिस लैंड इज मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। ये जो पूरा का पूरा लैंड है वो किसका बना हुआ है, एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। एलुवियल सॉइल क्या होता है, द सॉइल विच कम्स अलोंग विद द रिवर्स, या द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द फ्लड। ये वो मृदा है जो नदियों के द्वारा बहकर लाई गई होती है, या जो नदी में आने वाली बाढ़ से बनती है। एंड दिस सॉइल इज फर्टाइल एंड गुड फॉर एग्रीकल्चर। ये जो ज़मीन है ये खेती के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो यहाँ के लोग खेती आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, आसानी से खेती कर सकते हैं तो यहाँ का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ एग्रीकल्चर में। जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर ईजी होगा, तो ये लोग फिर क्या करेंगे, इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। ठीक है। अच्छा, जब एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन होगा तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपको क्या होगा, आपको लेबर ज़्यादा चाहिए। लेबर, क्योंकि वर्क मैंस पावर ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए।
इधर क्या है, इसमें हिडन अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, ये सीजनल है, इसमें हमेशा लोग काम में नहीं लगे रहते हैं, क्योंकि खेती जो है एक पर्टिकुलर खेती एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इनको मैन पावर ज़्यादा चाहिए तो लेबर कहाँ से लेके आए, ज़्यादा लेबर तो मिलेगी नहीं। तो यही कारण है उत्तर भारत में, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने के पीछे एक कारण ये भी है कि यहाँ जो है क्या है, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के लिए मेंस पावर ज़्यादा चाहिए, इसलिए भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी को, यहाँ ऑक्यूपेशन को किसने डिसाइड किया, तो ज्योग्राफी ने डिसाइड किया। ऐसे ही अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें, हम बात करें कि फेस्टिवल्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप जब देखेंगे उत्तर भारत में तो हम मनाते हैं दीपावली, हम मनाते हैं होली, नवरात्रे, ठीक है, रक्षाबंधन। जब हम इन सारे त्योहारों को सही से देखें तो आप देखेंगे जैसे दीपावली है, ये उस समय होती है जिस समय पैडी क्रॉप कट चुकी होती है, धान की फसल कट चुकी होती है, घर में पैसा होता है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है किसान की। जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो फिर वो क्या करेगा, उसको खर्च कर सकता है। वहीं आप जब देखेंगे होली, तो होली के टाइम पे हमारी गेहूँ की फसल कट जाती है। रक्षाबंधन के समय पे भी क्या होता है कि ट्रांजिशन पीरियड होता है, ठीक है। और अब हम देखें नवरात्रे, जब आप नवरात्रे देखेंगे तो ये हमेशा ऐसा समय होता है जब फसल की बुवाई का समय होता है, मीन्स एंड ऑफ द हार्वेस्ट के अंतिम, एक हार्वेस्ट का अंतिम चरण होता है, फसल कट चुकी होती है और वो फसल खत्म हो रही होती है, अगली फसल की हम बुवाई करने लगते हैं, ठीक है। या वो समय होता है ये जब आदमी के पास क्या होता है, जैसे एक बरसात के मौसम में आते हैं, एक सर्दियों से पहले आते हैं नवरात्रि, उस समय आदमी के पास फसल कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली होती है, तो लोग व्रत करते हैं। व्रत करने से क्या होगा, जो अनाज उनके पास होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, ज़्यादा समय तक चलेगा। बरसात से पहले आता है, उस समय पहले लोग लकड़ी से रोटियाँ बनाते थे, भोजन जो बनाते थे वो किससे बनाते थे, लकड़ी। मेन ईंधन का सोर्स यही था, फ्यूल। तो मेन सोर्स ऑफ फ्यूल वुड था। इधर क्रॉप प्रोडक्शन की क्रॉप प्रोडक्ट भी एंड होने वाला होता था। तो एक तो व्रत रखने से या उपवास करने से उनको ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती थी। दूसरा क्या होगा, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो फसल है वो थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक चल जाएगी, जिससे कि वो अगले क्रॉप प्रोडक्शन को पकड़ सकें, ठीक है, वहाँ तक पहुँच सकें और उसको परिवार में ज़्यादा समस्याएँ ना आए, ठीक है। हमारे मेले देखेंगे जितने भी लगते हैं वो सब ज़्यादातर मेला जो लगते हैं वो किसके बाद लगते हैं, तो आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, फसल के कटने के बाद लगते हैं। तो ज्योग्राफी इस तरह से किसी भी जगह के ऑक्यूपेशन को, उनके त्योहारों को, उनकी आइडियोलॉजी को, इन सब को प्रभावित करती है, ठीक है। फिर आता है अर्ली सेटलर्स इन इंडिया। भारत में सबसे पहली बार सेटलमेंट कहाँ हुआ, तो द रीजन अलोंग द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इनहेरिटेड लैंड इन इंडिया। तो ये कहते हैं कि भारत में जब आप देखेंगे तो सबसे पहला सेटलमेंट कहाँ पे हुआ, तो नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी के किनारे हुआ। नर्मदा नदी के किनारे सेटलमेंट होने का कारण ये था कि आप देखेंगे एक तरफ विंध्यन है, दूसरी तरफ सतपुड़ा, बीच में बह रही है नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी और दोनों तरफ पहाड़, तो पहाड़ों से उन्हें आसानी से पत्थर मिल जाता था और नदी से इजीली वाटर अवेलेबल था। तो इससे क्या था कि उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं जो डेली की नीड थी कि फूड की और वाटर की, वो पूरी हो जाती थी। क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन था, द अर्ली ह्यूमन मोस्टली हंटर एंड गैदर, जो प्रारंभिक मनुष्य था वो कैसा था, शिकारी था और संग्राहक था। और वो जो शिकार करता था, हंटिंग करता था, उसके लिए क्या यूज करता था, तो दे यूज द टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन। जो औजार इसके बने होते थे, पत्थर के बने होते थे, वो उनको यूज करते थे इसके लिए, शिकार के लिए। अब पत्थर आसानी से कहाँ मिल जाएगा, तो पहाड़ी क्षेत्र में मिल जाएगा। तो ये एक ऐसी जगह थी भारत में जहाँ पे पत्थर और जल, स्टोन और वाटर दोनों इजीली एक साथ अवेलेबल थे। इसलिए जो प्रारंभिक मनुष्य था वो कहाँ पे सेटल हुआ, नर्मदा नदी के घाटी में सेटल हुआ, ठीक है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो फिर आपको मिलेगा कहाँ पे, सिंधु नदी या इंडस रिवर, ठीक है।
जिससे हमने कहा सिंधु सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ दिस एरिया वर स्किल्ड गैदर एंड हंटर who had detailed knowledge about the forest and the plant that grow around them। तो जो उस समय का जो मनुष्य था, प्रारंभिक मनुष्य जो था उस समय का, वो कैसा था? शिकारी और संग्राहक था, जिसे पूरी तरह से पेड़ पौधे और जंगल की जानकारी थी। एंड द फर्स्ट पीपल टू ग्रो क्रॉप इनहेबिटेड रीजन इन द सुलेमान एंड किरथार हिल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये कह रहे हैं उसके अलावा जो पहला मनुष्य जो कैसा हुआ, जिसने फसल उगाई, वो कहाँ पे पैदा हुआ? तो वो हुआ आपके सुलेमान और किरथार हिल्स। मतलब आप जब भारत का मैप देखेंगे तो ऊपर वाला जो कैप है जम्मू कश्मीर वाला, उसके आगे वाली साइड में पाकिस्तान में जब देखेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन, वहाँ पे पड़ती है सुलेमान पर्वत श्रृंखला। तो मनुष्य ने पहली बार खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन, सुलेमान पहाड़ियों के पास से, उत्तर पश्चिम भाग से। दे ग्रू क्रॉप लाइक वीट एंड बार्ले अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। तो मनुष्य ने पहली बार जो है जो फसल उगाई वो क्या होगी? वो हुई वीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ। और इसकी खेती लगभग कितने साल पहले हुई? तो स्टार्टिंग में इसकी 8,000 साल पहले थे। ऑल्सो रेयर्ड एनिमल लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड द प्रोबेबली द फर्स्ट पेट एनिमल इज। तो ये कह रहे हैं मनुष्य ने सबसे पहले जो है भेड़, बकरी और कैटल्स को पालना शुरू किया होगा, जैसे गाय। लेकिन संभवतः शायद मनुष्य ने जो पहला जानवर जो पाला होगा वो रहा होगा डॉग। ठीक है, डॉग ज़्यादा चांसेस है कि सबसे पहला एनिमल रहा हो, क्योंकि डॉग ऑल्सो हेल्प इन हंटिंग एंड दे प्रोटेक्ट द ह्यूमन फ्रॉम अदर। बंगाल में सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए और लास्ट में जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इन 3 नदियों के किनारे अर्ली ह्यूमन का जो है सेटलमेंट हुआ। ठीक है, एंड पावरफुल किंगडम लाइक द मौर्यन, गुप्त एंड द मुगल फ्लोरिश इन द इंडो गैंजेटिक। तो ये बता रहे हैं इसके अलावा जो आपके जो महाजनपद हैं, महाजनपद में भी मगध। तो मगध आप देखेंगे तो मगध की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो वो गंगा के किनारे हुई, द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, क्योंकि इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र और राजगृह थी, जो कि गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो जो 16 महाजनपद हैं उनमें से 15 महाजनपद के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें इसी नर्मदा या हम कहें विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी के नॉर्थ में मिलते हैं। केवल एकमात्र महाजनपद के साक्ष्य हमें साउथ में मिलते हैं। ठीक है, इंडो गैंजेटिक प्लेन। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन में मनुष्य की या सिविलाइजेशन की उत्पत्ति के पीछे के क्या कारण है? तो जो मेन कारण था इस यहाँ का वो था फर्टाइल लैंड, गुड क्लाइमेट, प्लेंटीफुल वाटर
इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स। तो यहाँ पे जो है अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट का जो मुख्य कारण था, जो मेन रीजन था, वो था फर्टाइल लैंड। यहाँ की जो भूमि थी वो कैसी थी, फर्टाइल थी, ठीक है, फर्टाइल लैंड थी। इसके अलावा गुड क्लाइमेट, जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी कैसी थी, बहुत ज़्यादा हर्ष या एक्सट्रीम नहीं थी, न बहुत ज़्यादा सर्दी थी न बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और सीजनल चेंजेस पाए जा रहे थे। कॉन्स्टेंट सीजन भी नहीं था कि पता चल रहा है न सर्दी पड़ी न गर्मी पड़ी। यहाँ कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, एक्सट्रीम क्लाइमेट था, मतलब सर्दियों में सर्दी ज़्यादा, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा, ठीक है। और सीजनल चेंज हो रहे थे, आपको यहाँ बिल्कुल डेफिनेट सीजन देखने को मिलेंगे। प्लेंटीफुल वाटर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ नदियों का पूरी तरह से एक तरह से जाल था, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ थीं, जिसकी वजह से पानी जल जो है पर्याप्त मात्रा में था, जिससे कि वाटर और डेली नीड, वाटर फॉर इरिगेशन एंड डेली नीड, तो जो वाटर सिंचाई के लिए चाहिए था उसके लिए, और जो दैनिक आवश्यकताओं के लिए वाटर की जो आवश्यकता थी उनको फुलफिल किया जा सके। इसके बाद है इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स। उस समय ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा साधन था क्या, नदियाँ। तो यहाँ नदियों का एक पूरा वेव था, ठीक है, तो इनसे क्या था, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आसान, सामान को लाना ले जाना एक जगह से दूसरी जगह आसान था। तो यहाँ पे सेटलमेंट के पीछे का एक कारण ये भी है। फिर जो है तो ये बताते हैं नेक्स्ट रीजन जो है वो है द लोकेशन ऑफ हिमालयन रेंज। हिमालय की लोकेशन का भी यहाँ एक फ़ायदा हुआ। हिमालय की लोकेशन का क्या फ़ायदा हुआ कि जब आप भारत का मैप देखेंगे तो ऊपर की तरफ हिमालय है, इधर आपका साइबेरियन और चाइना रीजन है। तो हिमालय ने क्या किया, हिमालय ने एक बॉर्डर की तरह काम किया, इसने इंडिया को प्रोटेक्ट किया, किससे, कोल्ड विंड से। तो द हिमालयन रेंजेज इन द नॉर्थ सेपरेट इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसने भारत को क्या किया, मध्य एशिया से बिल्कुल अलग कर दिया। अब मध्य एशिया से अलग होने का फ़ायदा क्या हुआ, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। तो ये जो हिमालय है, तो इसने क्या किया, एक तो भारत को साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से प्रोटेक्ट किया, दूसरा उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जो भी हिमालय है, तो इस रीजन से आने वाले आक्रमणकारियों को भी रोक दिया कि यहाँ से आक्रमणकारी इजीली एंटर न कर सकते। एंड नाउ एट द सेम टाइम ए नंबर ऑफ माउंटेन पासेज इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय अलाउड सम इन्वेडर्स टू क्रॉस इनटू इंडिया। तो ऐसा नहीं था इसने पूर्णतः रोका, चेक जरूर किया, रोका जरूर, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ दर्रे थे, कुछ पासेज थे, जिनसे कि व्यापारी और आक्रमणकारी कभी कभी आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द अटैक्स इन इंडिया अकर्स फ्रॉम द रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ओके, भारत में ज़्यादातर जो आक्रमण हुए वो किधर से हुए, नॉर्थ वेस्ट रीजन से हुए हैं, मीन्स पंजाब के क्षेत्र से हुए हैं, क्योंकि इधर से आना आसान था, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें पासेज भी हैं इसमें, तो जिनसे कि इन्वेडर्स और ट्रेडर्स दोनों ही आए हैं। मैनी ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स आल्सो एंटर द कंट्री थ्रू दीज पासेज ब्रिंगिंग अबाउट एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज एंड कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट है इन पेनिनसुलर इंडिया इन द साउथ द कंट्री लॉन्ग कोस्ट लाइन अलाउड ट्रेड टू फ्लोरिश विद फार ऑफ कंट्री लाइक इजिप्ट एंड रोम। इसके अलावा जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो पूरा डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू के किनारे किनारे पूरा है आपका कोस्टल, समुद्री सीमा रेखा है। और ये जो कोस्टल प्लेन है, यहाँ से क्या हुआ कि विदेशों से व्यापार करना आसान हो गया, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो तो इंटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही हैं, या हम ये का इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रही थी, लेकिन वहीं जो समुद्र थे वो एक देश से दूसरे देश की यात्रा में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया, किसने, तो कोस्टल रीजन। दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज एंड आल्सो रिलीजियस एंड कल्चरल मोड्स ग्रेजुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटी। तो ये कह रहे हैं कि जो सामान और सामान के साथ साथ जो विचारों का जो एक्सचेंज हुआ, जब व्यापार करने गए तो हम अपने विचार दूसरे देश लेकर के गए, उन्हें हमने अपने विचार दिए, उन्हें अपने आइडिया दिए, और उनसे कुछ ना कुछ हमने सीखा जो हम अपने देश लेके आए। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि धार्मिक, कल्चर, इन सब में सांस्कृतिक धार्मिक एक्सचेंज हुए, जिससे कि हमारी सभ्यता
एक मजबूत सभ्यता के रूप में उभरी और हमारी जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई, जिसके परिणाम हुए शहर कस्बे इन सब का डेवलपमेंट इजीली हो गया। विद द टाइम दे डेवलप इनटू लार्ज एंड प्रॉस्परस किंगडम। और समय बीतने के साथ साथ ये जो शहर या जो कस्बे थे जो ट्रेड की वजह से बड़े थे, ये धीरे धीरे एक साम्राज्य में परिवर्तित हुए। एंड लाइक द चोल चेर मैनी ऑफ दी सदर्न किंगडम हैड स्ट्रॉन्ग नेवीज एंड कॉलोनाइज पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका। ये कह रहे हैं इसका परिणाम ये हुआ कोस्ट लाइन का कि जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे, जिसमें चाहे आपको चोल हो चाहे चेर हो, इनके पास एक बहुत अच्छा नेवल सिस्टम था, बहुत अच्छी जल सेना थी, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने भारत के बाहर भी अपना कॉलोनाइजेशन किया, कॉलोनी बनाई, जिनमें ये जो मुख्यतः कॉलोनी थी वो कहाँ थी, साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और श्रीलंका में। फिर हम बात करते हैं टाइमलाइन इन हिस्ट्री, डेट्स एंड इवेंट। अगर हम हिस्ट्री में टाइमलाइन की बात करते हैं कि